हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई एम ए केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 1। और इसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले आयनिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग कर चुके हो। उसके अंदर जो भी आपने पढ़ा वो बहुत आसान था, सिंपल था। कुछ फॉर्मूलाज भी उसके लिमिटेड थे। आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलाज जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा भी हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे और आप लोग भी बिल्कुल बी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, जो आप लोगों को बोला मैंने, एनसीईआरटी की नोटबुक्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो आप लोगों को मिल चुके हैं, आई थिंक, है ना। तो उस सॉल्यूशंस को आप डेली 5 सॉल्यूशन एनसीईआरटी की नोटबुक से केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टार्ट कर दीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम के डेली 5 न्यूमेरिकल करने हैं आपको नोटबुक और पेन से, ठीक है। आंसर्स आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, ठीक है। सोल्ड न्यूमेरिकल कीजिए पहले, फिर अनसोल्ड कीजिए। उसके बाद में जैसे ही अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो आप पीछे वाला केमिकल इक्विलिब्रियम भी साथ में रिवाइज करते रहिए। 5-5 न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल पूरे होते ही 20-30 न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो पूरे होते ही 3-4 दिन में पूरे हो जाएंगे। डेली एक कीजिए, है ना, 5 न्यूमेरिकल डेली। और जैसे वो खत्म होता है फिर आयनिक इक्विलिब्रियम के फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। और डेली ये प्रैक्टिस करते हैं तो आईआईटी ज्यादा दूर नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। आप आसानी से आईआईटी को क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्कूल एग्जाम तो आपके लिए बच्चों का खेल होगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं अभी। आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, आयनाइजिंग सॉल्वेंट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, नीचे वाले क्वेश्चंस और पीएच स्केल, वो सेकंड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल फर्स्ट लेक्चर में इतना ही कुछ करेंगे, ये काफी बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? आयंस का इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयंस कैसे बनते हैं? NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, पानी में घुल जाता है जब ये एक्वस, एक्वस, जब पानी में NaCl घुल जाता है तो उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तो सिर्फ घुला ना। अब घुलने के बाद क्या आपने देखा कभी कि NaCl जो है वो वापस NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले आयन मिलके? ऐसा होता है? बताइए, इज दिस पॉसिबल? यस गाइस। क्या नमक जो है वो पानी में घुलने के बाद वापस नीचे बैठ जाता है अपने आप? हिमांशु बोल रहा है यस। नहीं बेटा, नमक पानी में घुलने के बाद क्या वापस नीचे बैठता? नहीं बैठता ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? नमक पूरा पूरा घुल जाता है, ये स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग क्या है ये? स्ट्रोंग साल्ट, एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट। याद है आप लोगों को? स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट न्यूट्रल साल्ट होता है और वो 100% डिसोशिएट हो जाता है पानी के अंदर। ये 10वीं क्लास में आया था। पूरा घुल जाता है, ये आप वैसे भी जानते हो, नमक पानी में पूरा घुल जाता है। पर क्या वीक एसिड, ये बताता हूं, स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस, ये बनाएंगे साल्ट, ठीक है। ये साल्ट प्लस वाटर, और ये सभी के सभी तीनों के तीनों जो हैं ये पानी में 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। 100% डिसोशिएट। ये बात कंफर्म्ड है भी सबको? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और उनसे मिलकर बनने वाला साल्ट हमेशा 100% डिसोशिएट हो जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। बट अगर मैं ये कहूं, इसको चलो सही तरीके से लिखते हैं। अब याद रख लेना इस चीज को जो मैंने लिखा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एरो बनाएगा साल्ट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, मतलब 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। ये 100% डिसोशिएट हो जाते हैं तीनों, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई एक भी वीक हो तो सबका सत्यानाश पक्का। कैसे? वो बताता हूं। तो मान के चलिए, एक हमने ये तो कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कर लिया वीक बेस, ठीक है। वीक बेस क्या बनाएंगे? ये भी साल्ट बनाएंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो 100% डिसोशिएट है, बिल्कुल पता है। वीक बेस 100% नहीं है। साल्ट भी, ये इनसे मिलकर बनने वाला साल्ट भी 100% नहीं है। तो ये दो का तो हो गया सत्यानाश, सिर्फ ये डिसोशिएट होगा। तो यानी अगर आप साल्ट की बात करें तो साल्ट सिर्फ 100% डिसोशिएट किसका होता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। बाकी किसी भी साल्ट का 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। यस गाइज, ये बात समझ में आ गई सबको? और
वाइस वर्सा इनका उल्टा पुल्टा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले ही 100% डिसोशिएट होते हैं, और बाकी कहीं पे भी आपको वीक मिल गया और उनसे मिलकर बनने वाला साल्ट मिल गया तो वो 100% डिसोशिएट नहीं होगा। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब इसी में। तो यानी कि ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन ये क्या चीज है, क्या कहानी है भाई? देखो, साल्ट जब डिसोशिएट होता है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में एक रिएक्शन की थी, याद हो, PCl5 डिसोशिएट होता है PCl3 और क्लोरीन में। यस, ये याद होगी सबको, है ना? यस सर। लिख दी, हाँ लिख दी तो याद आ ही जाएगी, है ना, कम से कम। तो फिर ये डिसोशिएट होता है, इसमें कोई आयन बन रहा है क्या? आपको दिखाई दे रहा है इस रिएक्शन में कोई आयन है, कोई कैटायन है, कोई एनायन है, कोई पॉजिटिव आयन है, कोई नेगेटिव आयन है? किसी को कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? नो सर। नहीं है, सिंपल, यानी इसमें कोई आयन नहीं है। तो डिसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आयन ही बनेगा, ये भी डिसोसिएशन है, बट हम बात कर रहे हैं जो आयन में टूट जाए। तो आयन में कौन टूटता है, मुझे ये बताएगा कोई? ओनली ओनली एसिड, बेस और साल्ट, ये तीन चीजें ही हैं, ये तीन चीजें ही हैं जो आयंस में टूटती हैं, मेक आयंस। सिर्फ यही आयन बनाते हैं। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो इसका मतलब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाले तो 100% डिसोशिएट हो रहे हैं। अब मान लो कोई चीज 100% डिसोशिएट होगी तो वो बैकवर्ड रिएक्शन में तो जाएगी नहीं। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब वो बैकवर्ड में नहीं जाएगी, सिर्फ फॉरवर्ड में जा रही है, वो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, रिएक्शन खत्म ही होगी। हमें तो डायनेमिक चाहिए, बैकवर्ड भी आए फॉरवर्ड भी जाए, दोनों तरफ। तो स्ट्रॉन्ग वाले कभी भी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, 100% डिसोसिएशन। और इसका मतलब क्या है? डू नॉट फॉर्म आयनिक इक्विलिब्रियम। यस बेटा, ये बात सबको समझ में आई? यस सर। तो फिर कौन बनाएगा? और देखो, ओनली, अब मैंने इधर लिख दिया ओनली एसिड बेस और साल्ट हैं जो आयन बनाते हैं, और मैंने ये भी लिख दिया कि स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और बेस और इनसे मिलकर बनने वाला साल्ट 100% डिसोसिएट होता, तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर कौन बनाएगा? कम से कम कोई एक चीज बेस होनी चाहिए, एक चीज वीक होनी चाहिए, या सारी चीजें वीक हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं बनाएगा, वीक एसिड हो तो वो बनाएगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट, या वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट, साल्ट में एक चीज भी अगर वीक एसिड या वीक बेस से आई है ना, तो वो भी क्या करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन करेगा, और वो भी क्या करेगा? आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएगा। साल्ट कौन सा आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएगा, बताना आप जरा मेरे को। यस बेटा, किसी को समझ आया तो बताओगे? किसी को समझ नहीं आया? डायनेमिक, व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक बेटा? देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि कौन डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन बनाने वाला है? एसिड वीक बेस का मतलब क्या है? चलो मैं एक पेज ऐड कर देता हूं, ठीक है? देखो, अगर वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो साल्ट बनेगा, इस साल्ट को बोलेंगे, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग था तो ये बेसिक साल्ट होगा। ये बात क्लियर है? अब स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस वीक बेस है, उल्टा कर दिया मैंने, इससे जो साल्ट बनेगा, इस साल्ट को एसिडिक साल्ट बोलेंगे, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग था। और अगर दोनों ही वीक हैं तो वीक एसिड है, वीक बेस है, और साल्ट बन रहा है, तो ये न्यूट्रल साल्ट होगा, लेकिन ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये देखो, वीक वाले, ये इसमें सब कुछ वीक है, ठीक है? ऑलवेज
ऑलवेज फॉर्म आयनिक इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि ये 100% डिसोशिएट नहीं होंगे, ये कुछ ना कुछ हिस्से में बच जाएंगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। ठीक है, ऊपर जो भी स्ट्रोंग वाले हैं, स्ट्रोंग वालों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, स्ट्रोंग बेस को, इसको छोड़ दो। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डू नॉट, दे डोंट, मतलब ये दोनों 100% डिसोशिएट हो जाएंगे। सिंपल हम इसको 100% डिसोशिएट लिख देते हैं, 100% डिसोशिएट। और बाकी के जितने भी हैं वो 100% डिसोशिएट नहीं होने वाले हैं। वीक एसिड, इट विल नॉट डिसोशिएट 100%। ठीक है, साल्ट भी 100% डिसोशिएट नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसमें कोई ना कोई पार्ट वीक का है, ये भी वीक का है। ठीक है, ये इस साल्ट में भी कोई पार्ट वीक का है। तो 4 तो ये चीजें होगी, और एक ये जो नीचे लिखा हुआ है, 3 चीजें इसमें है। 7 चीजें हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएंगी, बाकी की चीजें नहीं बनाएंगी। क्यों? अगर कोई स्ट्रोंग है तो वो पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। पूरा डिसोशिएट होने का मतलब क्या है? अब जरा देखो, पूरा डिसोशिएट होने का मतलब NaCl आपने लिया, और क्या हो रहा है? वो Na पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, Na पॉजिटिव एक्वस बनाएगा, वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बनाएगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा। यस, क्लियर है? तो ये 100% डिजोल्व हो गया। एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी, दूसरी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी। ये बात समझ में आई बेटा? ये दूसरी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी अपोजिट में, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगी। यस, अभी क्लियर है सभी को? हाँ जी, सब सो गए? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो फिर वीक वाले कैसे बनाते हैं। मान लो वीक एसिड ले लेते हैं अपन, CH3COOH है, इसको पानी में डिजोल्व किया, तो ये बन गया CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो अगर इसको मौका मिले, ये दोनों पास आ गए ना, ये दोनों अगर पास आ गए, तो दोनों फिर से ये बना देंगे, ये आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएगा। यस, ये समझ में आया? क्योंकि वीक है, ये वीक वाले सारे ऐसा ही करते हैं, और वीक से मिलकर बनने वाला साल्ट भी ऐसा करेगा। सभी वीक एसिड, सभी वीक बेस ऐसा ही करेंगे, और वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट भी ऐसा करेगा। अगर उसमें कोई भी अंश वीक का आ गया, तो भले ही एक चीज उसमें स्ट्रॉन्ग हो, बट दूसरी चीज अगर वीक हुई तो वो ऐसा करेगा। यस, ये समझ में आ गया सबको क्या कहानी है? तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्ट्रॉन्ग मैंने लिखा है ना, ये स्ट्रॉन्ग वाले जो लिख रखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और साल्ट जो है ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ये डोंट फॉर्म आयनिक इक्विलिब्रियम, और सिर्फ आयन, सिर्फ एसिड बेस साल्ट बनाते हैं। तो वीक एसिड, वीक बेस और उनसे मिलकर बनने वाले साल्ट, वीक एसिड, वीक बेस और उनसे मिलकर बनने वाले साल्ट ही क्या करते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। क्लियर है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है उसमें कोई पार्ट में हो, वो हेल्प ना करे, लेकिन उससे मिलकर बनने वाला साल्ट जरूर ऐसा करेगा। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई? जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, आयंस गिव्स, आयंस जो आयन देते हैं। आयन कौन देते हैं? सिर्फ यही देते हैं, ये सिर्फ ये आयन देते हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, इसको मैं अलग पेन से मेंशन करता हूँ ना। ये गिव्स आयन, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयंस देते हैं। और आयन कौन दे रहा है? आयन सिर्फ एसिड बेस और साल्ट देते हैं। तो एसिड बेस साल्ट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है भाई? और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक चीज बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे चलती है इलेक्ट्रिसिटी पता है? फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन अगर मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन देता है? मेटल। सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और साल्ट, एसिड और बेस में फ्री आयन होते हैं। आपने ये सुना होगा, साल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 3 इडियट में भी दिखाया था, 3 इडियट मूवी में, याद है? Yes, sir. तो इसका मतलब साल्टी वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर के अंदर साल्ट मिला दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसमें फ्री आयन होते हैं। आयन कौन देता है? एसिड बेस साल्ट। तो एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, बेस भी कर सकता है, अगर वो पानी में घुला हुआ हो तो, और साल्ट भी कर सकता है।
सीधी साफ बात, ठीक है। तो यानी फ्री आयंस अगर हमें मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? मेटल, सभी मेटल गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर अंदर घूमते रहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। और आयन, साल्टी वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयन वाटर वगैरह से मिल सकते हैं, साल्टी वाटर से या एसिडिक वाटर से या बेसिक वाटर से, दैट्स इट। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो ही ना, मतलब आयंस ना हो, इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब आयन ना हो। बताओ भाई। नहीं आता? शुगर, चीनी, शुगर या फिर ग्लूकोज? यस, समझ में आया सबको? शुगर या ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होते हैं, वो टुकड़ों में आयंस में नहीं टूटते। शुगर आयन में नहीं टूटती, पता होगा ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं बनाती, आयन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सीधी और साफ चीज, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो मोस्टली आयनिक इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व्ड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बोला वीक वाले सभी क्या बनाएंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले पूरे टूट जाते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाते हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस देखिए बेटा, कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होंगे, हम ये बात कर चुके हैं। दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयन इन वाटर, वही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना जिसमें आयंस जो जो गिव्स आयन, सीधी सी बात, ये पीछे लिख चुका हूं मैं, जो आयन देते हैं गिव्स आयन, वो इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस होते हैं। तो आयन प्रोड्यूस करेंगे डिसोसिएट इनटू 100% और मे नॉट बी, 100% डिसोसिएट हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे, है ना, वो तो डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग है तो हो जाएंगे 100%, वीक है तो नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैं बता चुका हूँ, आयन से फ्री आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यस, क्लियर है गाइस सबको ये? यस सर। आगे देखो एग्जाम्पल, ये भी मैं बता चुका हूं आपको कि एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट, सीधी सी बात है ना। तो एसिड, सभी बेस और सभी साल्ट, ठीक है। HCl, NH3 बेस होता है, इसके ऊपर दो, एक लोन पेयर होता है अमोनिया के ऊपर, ये सबसे लास्ट में लेक्चर की बात करेंगे NH3 कैसे बेस होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट कह लो, इलेक्ट्रोड के अंदर जो यूज होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट से यूज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कह लो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह लो, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस कह लो, वो सब बात कर रहा है जो आयन में टुकड़ों में टूट जाए, आयन बना दे, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस कौन से हैं? दे डोंट प्रोड्यूस आयन इन वाटर, सिंपल, उल्टा हो जाएगा उसका। देयर सॉल्यूशन डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्यों? फ्री आयन चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन। यूरिया, ग्लूकोज, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और ग्लूकोज का एग्जांपल बता दिया था मैंने। यूरिया, यूरिया कहाँ पाया जाता है, क्या होता है यूरिया, किसी को पता है? एनीवन नोज अबाउट द यूरिया? नाम सुना किसी ने यूरिया का? किसी ने नहीं सुना? हाँ, फर्टिलाइजर की तरह यूरिया यूज होता है, सिमरन ने सही आंसर दिया, फर्टिलाइजर, खाद की तरह यूज होता है ये खेतों में, फील्ड्स के अंदर, मैन्यूर, आर्टिफिशियल मैन्यूर, ठीक है। उसके अलावा यूरिया जो हमारे यूरिन में भी पाया जाता है, यूरिन के अंदर यूरिया टेस्ट होता है, ठीक है, यूरिन के अंदर भी यूरिया होता है, हमारी बॉडी यूरिया बनाती है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि यूरिया के अंदर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन से बनता है प्रोटीन, हम खाते हैं प्लांट, प्लांट से आता है प्रोटीन, प्रोटीन हमारी बॉडी में आ गया। अब बॉडी वाला जो प्रोटीन है वो प्लांट वाला है, बट बॉडी को तो अपने हिसाब से चाहिए, तो उसको तोड़ती फोड़ती है, तो इसलिए कुछ नाइट्रोजन फ्री हो जाता है, वो नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है सबको? तो यूरिया हमारी बॉडी में भी होता है और साथ में यूरिया खेतों में भी दिया जाता है, खेतों में इसलिए ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, और साथ में वो फिर हमें यूरिया वापस हमें नाइट्रोजन वापस दे सके, नॉट यूरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप जरा देखो,
शुगर सॉल्यूशन। अब इसके बाद में यूरिया ग्लूकोज शुगर सॉल्यूशन ये हो गया। अब यूरिया का फॉर्मूला आपको याद करवाता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। अब ध्यान रख लेना, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, NH2, दैट इज यूरिया। यस गाइज, याद हो गया है सबको? यस और नॉट? हाँ भाई जल्दी से बताओ, याद हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है, फर्स्ट कीटोन एसीटोन। याद है किसी को? 10th क्लास में आया था फर्स्ट कीटोन, कीटोन आया था, कीटोन। कीटोन में फर्स्ट मेंबर जो होता है, कीटोन एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट कीटोन जो होता है, उसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। आयुपैक नंबर, आयुपैक नेम होता है उसका फर्स्ट कीटोन का प्रोपेनोन। लेकिन हम आयुपीसी की जगह पर इसको ज्यादा यूज करते हैं, एसीटोन। इसका फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ CH3, CH3। नाइट्रोजन में बदल, बस नाइट्रोजन को कार्बन में बदल दो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 थी तो 2 हाइड्रोजन लगे, और तीसरी वैलेंसी कार्बन से पूरी है। तो इस तरह से दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है, सेम नहीं है पर सिमिलर है। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि एसीटोन का कोई स्पेसिफिक यूज किसी को पता हो, आता हो, याद हो? समथिंग समथिंग समथिंग। हाँ भाई, कोई बता सकता है क्या? एसीटोन का फॉर्मूला किसी को याद हो अच्छे से? मतलब फॉर्मूला नहीं, क्या बोलते हैं उसे, कोई जनरल यूज याद हो एसीटोन? कभी पढ़ा हो, कभी सोचा हो, कभी समझा हो, किसी ने बताया हो, याद आया किसी से, किसी को? नैना, उर्वशी, सिमरन, हिमांशु, अनुराधा, रोहित, किसी को याद आया? परफ्यूम में? नहीं, परफ्यूम में नहीं होना। एसीटोन इज यूज्ड इन नेल पॉलिश। सिमरन काफी नजदीक है। यस, यस, यस। नेल पॉलिश में यूज नहीं होता, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। नेल पॉलिश में तो होता ही है। नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है ये। नेल पॉलिश रिमूवर नहीं बेटा, अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल अलग चीज है। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, थिनर में यूज होता है, कह सकते हो। इंटरनेट से सर्च कर रहे हो क्या? फर्स्ट कीटोन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट कीटोन एसीटोन। याद रखना इसका फॉर्मूला, और ये यूरिया से मिलता जुलता है। ठीक है, गर्ल्स जो यूज करती हैं नेल पॉलिश रिमूवर, हमारी मदर सिस्टर्स, उन सबको ये पता होता है, उन्होंने यूज किया होता है नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पेंट में इसे हल्का फुल्का मिला सकते हैं, मे बी अल्कोहल तो नहीं नहीं नहीं, ठीक है ओके। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसी में नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन जो होता है वो, आपने फ्लूइड देखा है व्हाइट कलर का, व्हाइटनर, जो पेपर पे कुछ गलती हो जाए तो हम उसे व्हाइट कलर से लिख देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है, वो मतलब मिट जाता है, सबको पता यस है। सर। उसके अंदर जो लिक्विड डिजोल्व होता है वो भी एसीटोन ही होता है। जब उसको हम नोटबुक पे लिख देते हैं तो उसमें से एसीटोन हवा में उड़ जाता है, और जो पेंट होता है व्हाइट कलर का वो नोटबुक पे चिपका रह जाता है। समझ गए? तो एसीटोन उसमें से हवा में उड़ जाता है, तो वो अंदर तो एसीटोन होता है लेकिन बाहर आने के बाद वो हवा में उड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड, वो भी एसीटोन का ही पार्ट है। कुछ लोग एसीटोन का नशा करते हैं, ऐसे सूंघते हैं उसको एसीटोन को, है ना, बहुत बुरी आदत है वो। एसीटोन के अंदर क्या होता है पता है आपको? बेंजीन जैसी चीजें होती हैं एसीटोन के अंदर, बेंजीन। बेंजीन खतरनाक चीज है, पता होगा सबको। बेंजीन से, बेंजीन कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर फैलाती है बेंजीन। तो बेंजीन के वेपर भी होते हैं इसके अंदर, एसीटोन के अंदर, इसलिए एसीटोन इज नॉट रिकमेंडेड। जो फ्लूइड होता है या जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है तो उसको सूंघना नहीं चाहिए ज्यादा। हल्का फुल्का स्मेल आ रही वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग तो उसको यूज ही करते हैं, सारा दिन स्मेल लेते रहते हैं। एक बोतल में भर लेंगे एसीटोन को, ठीक है, और सारा दिन थोड़ा थोड़ा उसको अपने हाथ को गीला करके हाथ सूंघते रहेंगे ऐसे, या वो बोतल को ऐसे सूंघते रहेंगे, स्मेल लेते रहेंगे। तो वो सारा दिन ऐसा करने से कुछ ही सालों में आपको, लगातार ऐसा करने से कुछ ही सालों में कैंसर हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज है वो, क्योंकि उसमें बेंजीन होती है। और पता नहीं लोगों को उसका भी क्या नशा है, उससे नशा वशा नहीं होता, बस उससे वैसे ही स्मेल लेके मजा आता है उनको, है ना। आप लोग भी होगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए, वो चोक खाते हैं, जो अभी भी खाते हो, स्लेट वाली बत्ती खाते हैं कुछ लोग,
वो पेंट खा जाते हैं उखाड़ के दीवारों से, है ना, छोटे बच्चे तो खाते हैं। तो वो सारी चीजें खतरनाक होती हैं पेट के लिए, स्पेशली कैल्शियम की कमी होती है ऐसे बच्चों में जो पेंट उखाड़ उखाड़ के खाते हैं। तो कैल्शियम सैंडोज खाइए, है ना, वरना धूप में रहिए, धूप से विटामिन डी मिलेगा, तो उससे कैल्शियम की कमी, फिर कैल्शियम अपने आप एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। खैर, तो ये समझ में आ गया, अभी आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? बस परसेंटेज वाला सो नहीं लगाना, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। या फिर यूं समझ लो कि अगर मान लो आपके पास परसेंट मार्क्स हैं, किसी के मान लो 75% है ना, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो ये अल्फा बन जाएगा। बस कितना आ गया? 0.75। जैसे अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बन जाता है ना, अल्फा को 100 से, सॉरी, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंट बन जाता है, वैसे ही परसेंट को 100 से डिवाइड करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बन जाएगा। सो सिंपल इट इज, और ये हम पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं। अब बेटा इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, ठीक है, तो ये अब आपको पता है। और निकालते कैसे हैं? परसेंटेज सबको निकालनी आती है। गिवन मार्क्स, नंबर ऑफ मोल, डिसोसिएटेड मोल्स, मतलब जितने टूट गए, डिवाइड बाय टोटल या इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों का डिवाइड, मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ दिखा रखा है उसने, परसेंट डिसोसिएशन क्या होती है? अल्फा इंटू 100। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं भाई? ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, और उनसे मिलकर बनने वाला साल्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं फिर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और एरो लगा के जो साल्ट बनेगा, ये सब क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा भी कोई और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 1। अल्फा की वैल्यू 1 है तो मतलब 1 इंटू 100, अल्फा इंटू 100 क्या होता है? परसेंटेज। तो 100% डिसोसिएशन होता है इसके अंदर, 100% डिसोसिएशन। दूसरा देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? जिसमें अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से बहुत छोटी है, 100% से बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड वीक। ठीक है भाई, तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। यस बेटा, क्लियर है? ये वैसे हम पहले ही अभी बात कर ही रहे थे इसकी, है ना। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ चीजें बता रखी हैं, तो ध्यान से देखना भी। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, doesn't completely does not completely dissociate। ठीक है, इट इंक्लूड वीक एसिड, तो वीक एसिड और वीक बेस इसके अंदर होते हैं, और उन दोनों से मिलकर बनने वाले साल्ट भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो बाद में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है। एक एग्जांपल दे रखा है, ये कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। चलो उधर लिखेंगे इसको, H2O, वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा? H2CO3। क्या होता है H2CO3? कार्बोनिक एसिड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। यस, क्लियर है बेटा? ये क्या होता है पता है? जब आप ठंडे वगैरह पीते हो ना, ठंडे की बोतलें पीते हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। ये वही वाली कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और यही कार्बोनिक एसिड है जो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को खींच लेता है और हड्डियों को पतला बना देता है। तो यानी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एक काम तो ये करते हैं कि आपकी हड्डियां पतली करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं वो? दूसरा काम वो ये करते हैं कि उसके अंदर होती है हाई ब्लड शुगर। तो शुगर ज्यादा होती है, इसलिए आपकी किडनियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, और साथ में आपके लिवर को भी काम करना पड़ता है, लॉट्स ऑफ लिवर भी वर्क करता है। ठीक है, और आपके पैंक्रियाज को भी काम करना पड़ता है। ये तीनों चीजों को बहुत सारा काम करना पड़ता है। क्लियर है? तीसरी चीज, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, एडेड शुगर, एडेड कलर होते हैं, जो आपकी बड़ी आंत को, बिग इंटेस्टाइन को हार्म पहुंचाते हैं। बड़ी आंत सड़ने लग जाती है, सड़ भी सकती है। अमिताभ बच्चन की बड़ी आंत सड़ गई थी क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता था। अगर आपको पता हो, उसको काट के बाहर निकाला बड़ी आंत को, बड़ी मुश्किल से बचा था वो।
तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि ये क्या काम करता है। और एक सिंपल चीज बताऊं, और ये बोतल कितने रुपए की आती है? 100 रुपए की 2 लीटर। कितने दिन चलती है? 2-3 दिन मुश्किल से चलती है घर पे, है ना। 100 रुपए के नींबू लेके आइए, 100 रुपए के नींबू अभी 20 रुपए के आधा किलो मिलते हैं, तो 2.5 किलो आ जाएंगे, है ना। 2.5 केजी नींबू पूरा 1 महीना चलेंगे। हर रोज एक नींबू, हल्का सा गर्म पानी, पानी तो फ्री है, एक नींबू हर रोज हल्के से गर्म पानी के पास साथ पीने से सुबह उठते ही कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी कम होता है, बीपी का लेवल नॉर्मल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल में आता है, ठीक है। मोटापा, ओबेसिटी कम होती है। पतले लोग हैं उनका वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, भूख लगने लग जाती है। मोटे लोग जो है उनकी ओबेसिटी कम हो जाती है, पेट कम हो जाता है, ठीक है। बीपी और शुगर लेवल में भी कमी करता है। ये ब्लड बनाता है, अगर किसी में ब्लड की कमी है तो ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन सी होता है, स्किन को साफ करता है, पिंपल वगैरह नहीं होते हैं इसको रेगुलर यूज करने से, लंबा रेगुलर यूज करने से। लंबा रेगुलर, ये नहीं कि एक दिन नींबू पी लिया, लो जी मैं बन गया पहलवान, अब कोई भी आ जाओ, मेरे में ताकत आ गई, मेरे में खून भी आ गया, है ना, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, बीपी भी कम हो गया। ऐसा नहीं है, एक दिन में नहीं, लंबा यूज करने से, 6 महीने साल यूज करते रहिए, है ना। तो तब अगर आप यूज करते रहेंगे तो पक्का पहलवान बन जाएंगे, आपका बॉडी अंदर से एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ, पतले से मोटे हो जाते हैं बिल्कुल बेटा, क्योंकि खाना ठीक से पचने लगता है, आंतें साफ हो जाती हैं उससे। अगर आंतों में कोई दिक्कत हो किसी को, है ना, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, तो पतले से भी मोटा, पतला आदमी मतलब हेल्दी हो जाओगे आप। पतले से मोटा, जो लोग हैं वो पतला होना शुरू हो जाएंगे। डेली अगर ऐसा करते हैं, चाय की बजाय नींबू पीजिए। नींबू पीने के फायदे इतने हैं। चाय में अगर आप शक्कर तो डेफिनेटली चाय के अंदर शुगर तो डालते ही होगे, है ना। शुगर डलेगी, पत्ती डलेगी, तो वो सब कुछ खराब करेगा। शुगर जो है वो पेट को सुबह सुबह खाली पेट चाय खराब करती है। उसकी बजाय खाली पेट नींबू पीजिए, चाय छोड़ दीजिए। चाय की जो बचत है वो एक नींबू में जितना पैसा लगता है वो कम लगेगा चाय में, बल्कि चाय महंगी पड़ती है ना। और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर ये हेल्थ का साथ रखते हैं, हमेशा साथ इसको सही करते हैं, कम से कम अपने पेरेंट्स को कहिए कि वो लोग नींबू पिया करें सुबह उठकर, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो आप लोग बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, डेफिनेटली हेल्दी हो जाएंगे। याद रख लेना व्हाट आई एम सेइंग, बहुत ज्यादा हेल्दी लंबे तौर पर। और एक चीज बताता हूँ, बेसिक नेचर ब्लड को, ये जो एसिड है हमारा, जो नींबू है जिसके अंदर एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये ब्लड को बेसिक बनाता है। आपके ब्लड को बेसिक बनाएगा। आपका ब्लड बेसिक हो गया तो इससे क्या होगा पता है? कैंसर का खतरा कम हो जाएगा, मच्छर नहीं लड़ेंगे रात को। लेकिन ये 2-3 साल लगातार, अगर ये लगातार आप एक्सपेरिमेंट करते रहे तब ऐसा होगा। 1-2 दिन में नहीं, 2-3 साल लगातार रोज नींबू पीजिए, चाय छोड़ दीजिए, फायदे ही फायदे हैं। और कोल्ड ड्रिंक को हाथ मत लगाना, दूर रहना। सोचो कितने सारे फायदे हैं। मच्छर नहीं लड़ेगा रात को, बेसिक, अगर ब्लड बेसिक हो गया ना तो मच्छर आपके पास नहीं आएगा। कमाल है ना। और हमारा ब्लड बेसिक होना चाहिए, बेसिक होगा ब्लड तो ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी कर सकता है ब्लड, थोड़ा ब्लड ऑक्सीजन ज्यादा उठा के ले जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन आ जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा, किडनियों को काम कम करना पड़ेगा, किडनियों का खतरा, किडनी फेलियर का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अगर ज्यादा पंप करता है तो किडनी पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, किडनी भी डैमेज होती है। सोचो कितने सारे फायदे हैं एक नींबू के। और कोल्ड ड्रिंक छोड़ने के, कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की पड़ती है, 3 दिन में खाली बोतल, और नुकसान ही नुकसान। और ये 1 महीना चलेगा 100 रुपए, और फायदे ही फायदे। और सोचो अगर आदमी इसकी वजह से, नींबू पीने की वजह से, 1 महीना अगर आपकी जिंदगी बढ़ गई, आपको 70 साल जीना था, 70 साल 1 महीना जिए आप, तो 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा आई, कमाई बढ़ी। 1 महीने में क्या सारी जिंदगी में जितने नींबू पिए वो 1 महीने की कमाई में बड़े आराम से। 1 महीने क्या, आधे महीने की, 15 दिन की कमाई भी अगर हम नींबू पर लगा दें, पूरी लाइफ वाले नींबू, तो पूरी लाइफ के नींबू आ जाएंगे। यानी कोई घाटे का खतरा नहीं है। 15 दिन तो फिर भी बचेंगे, अगर 15 दिन भी अगर हम अपनी उम्र बढ़ा पाए तो 15 दिन का पैसा तो फिर भी हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। सोचो एक्स्ट्रा बचाएंगे, 1 महीना भी उम्र बढ़ी तो, है ना, कमाल का सौदा। लेकिन हम लोग ये वो कहते हैं ना, फिल्में टीवी वीवी देख के हीरो कहता है डर के आगे जीत है, ड्यू पियो, डर के आगे मौत है। उसको ये नहीं पता अगर उस खाई में गिर जाएगा ना तो बेटा कुछ नहीं बचेगा। नकली खाई होती है वो, असली वाली नहीं होती। डर के आगे जीत है, वो सब कहने की बात है है ना।
बैंड बज जाती है डर के आगे, ऐसे मारते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं, दिखाते हैं ऐसे, सब नकली कैमरे का कमाल है, एडिटिंग एंड कैमरा। वो भूतों वाली फिल्में देखी हो ना आपने, उनके अंदर भूत बना देते हैं, शक्ल का भूत बना देते हैं, काट देते हैं, आदमी का कुछ भी बना देते हैं, वो सब नकली होता है ना, असली थोड़ा होता है। ऐसी चीजें एग्जिस्ट तो करती नहीं है, मगरमच्छ बड़ा सारा दिखा देते हैं। हाँ श्योर बेटा, आप लोग तो बच्चे हो, अभी तो हेल्दी ऑलरेडी हेल्दी हो, अभी आपको ज्यादा हेल्थ का नहीं पता लगेगा, लेकिन जिन लोगों की उम्र 40 से ऊपर है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको ये सलाह जरूर दें कि चाय छोड़ दें, नींबू पीना शुरू करें, हेल्थ बढ़ेगी डेफिनेटली। आपका उनका पेट नरम हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना, तो उनको आप सलाह दे सकते हैं। आप लोग अगर नहीं भी शुरू करेंगे दैट्स नॉट द बिग डील, लेकिन उनको सलाह दें। आप लोगों के लिए तो अच्छा है कि आप एक्सरसाइज करें, है ना, पसीना बहाएं, थोड़ा सा रनिंग वरिंग स्टार्ट करें, रनिंग नहीं कर सकते हैं तो घर पे एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी, है ना, हेल्दी रहने के लिए, तो आप लोगों के लिए तो वो भी काफी है। बट 40+ वाले एज के लोग होते हैं, उनको एक्सरसाइज के लिए को वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनका मन ही नहीं करता, शरीर जवाब दे चुका होता है, तो उन लोगों के लिए ये रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, लगातार इसको यूज करिए 3-4 साल, आपको खुद फील होगा। हाँ बीच में अगर नींबू ऐसे लगने लगे कि कुछ ज्यादा ओवर हो रहा है, 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 1.5 महीना लगातार करके 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए नींबू छोड़ दीजिए, फिर से 1.5 महीना कीजिए, फिर से 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर से 15 दिन के लिए, फिर से हर 1.5 महीने बाद 45 डेज के, एवरी 45 डेज के बाद 15 दिन के लिए आप उस रेमेडी को छोड़ सकते हैं, फिर से आप 45 डेज के लिए उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द वे। क्योंकि शुरू में तो सब ठीक लगेगा, लेकिन जब 1-1.5 महीना हो जाता है फिर हम ऊब जाते हैं उस चीज से, हमारा शरीर भी हैबिचुअल हो जाता है उस चीज का, तो उसकी हैबिट से शरीर को बचाने के लिए 15 दिन का गैप, फिर से शुरू, फिर 15 दिन का गैप, फिर से शुरू, और ऐसे लगातार 2-3 साल कीजिए, फायदे ही फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये कार्बोनिक एसिड था, याद हो गया होगा, NH4OH, तो NH4OH, NH4 जो है अमोनिया, NH3 जब एक H पॉजिटिव आयन को गेट करता है तो वो क्या बन जाता है, NH4, और H पर पॉजिटिव था तो वो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया था, NH4 बन जाता है, और अगर इसके साथ OH नेगेटिव आयन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा NH4OH। ठीक है, यहाँ नीचे दिखा रखा है इन्होंने, देखो, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, ये होता है NH4। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है, ठीक है, वो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से ये दोनों अब आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्पल याद होने चाहिए भी, मैं पहले से बता रहा हूँ द डिसोसिएशन, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। वीक एसिड वीक बेस के एग्जाम्पल आपको रट्टा ही लगाने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिसोसिएट पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, तो वीक एसिड देखिए क्या है, CH3COOH वीक एसिड है, C2S H2C2O4, H2C2O4 क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कौन सा होता है भाई, ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, आगे देखिए, वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होती है, ये पाइरिडाइन होती है। सबके एग्जांपल आपको याद करने हैं। वीक बेस पाइरिडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, C6H6 बेंजीन होता है, इसमें से माइनस कर दो CH, इक्वल आ गया, और प्लस करना है N, नाइट्रोजन को ऐड कर दो, तो क्या आएगा, C5H5 और N, ये बन गया पाइरिडाइन, दैट इज पाइरिडाइन। पाइरिडाइन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक में बहुत बहुत जगह पर काम आएगा। यस गाइस, समझ में आ गया है सबको, ये एग्जाम्पल सारे याद करने हैं, वीक वाले बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग वाले तो फिर भी जैसे भी कर लोगे आप, वीक वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, सेप्रिंगली, स्पारिंगली, स्पारिंगली का मतलब होता है वेरी लेस, वेरी लेस, बहुत ही कम, वेरी लेस सोल्यूबल साल्ट, तो AgCl और BaSO4 ऐसे साल्ट हैं जो बहुत ही कम डिजोल्व होते हैं किसी चीज के अंदर, बहुत ही कम। ठीक है, यस गाइस, क्लियर हो गया ये, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा।
तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब क्या है, वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसान एग्जांपल है इसमें, तो सारे स्ट्रॉन्ग तो अपने को वैसे भी याद होंगे। तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जो कंप्लीटली आयन में टूट जाते हैं या डिसोशिएट हो जाते हैं, दीज आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस है ये गुड होंगे, ठीक है। इंक्लूड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वाटर सोल्यूबल साल्ट होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो HCl का दिखा रखा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है 100%। दिस डिसोशिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशन, पूरे टूट जाते हैं ये। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH ये भी पूरे टूट जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4 या फिर HNO3। नेक्स्ट ऑल सोल्यूबल साल्ट NaCl, CH3COONa। अब देखो NaCl का तो सबको पता पानी में घुल जाता है, पर ये जो है ना ये कंफ्यूज करता है। CH3COONa ये पानी में पूरा घुल जाता है, बट ये हमें लगता है कि ये पूरा नहीं घुलेगा। आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये पूरा नहीं घुलता, ठीक है। तो ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा के बारे में आपने पढ़ रखा है, क्या होता है ना, दैट इज द फॉर्मूला अल्फा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रेजेंट आयन, नंबर ऑफ मोल ऑफ टेकन इनिशियली जो लिए थे। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहला फैक्ट इंटरेस्टिंग है, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से बहुत छोटी है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल सही है। 1 है तो 100% डिसोसिएशन हो गया, 1 का परसेंट निकाले 100% हो गया, 1 से कम होगा तो 100% से कम होगा, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? नियरली, अगर कोई इसके बराबर है तो इसका परसेंट निकालने तो कितना निकलेगा भाई, 0.05 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, 5%। यस, यस सर। तो 5% अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 5% टूट जाए, डिसोशिएट हो जाए, तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। 5 से कम हो तो भी वीक है, 5 से ज्यादा हुआ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है वो, ठीक है। और यही परसेंटेज चलती है डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो 5% तक, अगर मान लो मैंने नमक डाल दिया तो मैं बोलूंगा ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है पानी का। अगर 5 से ज्यादा डाल दिया तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? 5% को याद रखना, ये 5% बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है 5%। 5% से ऊपर वाले जो होते हैं वो वीक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं, गाढ़ापन। 5% से नीचे हो तो डाइल्यूट होता है, पतला होता है वो सॉल्यूशन। 5% से ऊपर हो तो कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं। और 5% से ऊपर अगर डिसोसिएशन है तो इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। 100% स्ट्रॉन्ग नहीं बट स्ट्रॉन्ग में आएगा, ठीक है भाई। अल्फा की वैल्यू नियरली 1 है तो स्ट्रॉन्ग है, देखो नियरली 1 है तो स्ट्रॉन्ग होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज assumed टू बी 1। मान के चलो हमारे पास AgCl जैसा साल्ट है, अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था AgCl का, याद है? ये रहा AgCl, याद है किसी को? AgCl और BSO4 जो कि सेपरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, सेपरिंगली। मान लो AgCl है तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर 100 मोलिक्यूल है तो यहाँ पर तो एक ही मोलिक्यूल Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो इसका मतलब इधर रह गया 99। ये बात समझ में आई भाई? ये एक मोलिक्यूल टूट गया और 99 ऐसे कैसे हैं। ये है स्पारिंगली, स्पारिंगली स्पारिंगली सोल्यूबल साल्ट। हाँ बेटा समझ में आया है सबको? यस सर। तो ये साल्ट एक ही टूटा, बट अगर मान लो मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर दूं कि एक, भले ये टूटता कम है लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा इंतजाम कर दूं कि ये दोबारा जुड़े ही ना, क्योंकि ये टूट कम रहा है तो डेफिनेटली अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए ना नेगेटिव पॉजिटिव तो जुड़ जाएंगे और ये बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी रिएक्शन। पर अगर मैं पानी जरूरत से ज्यादा कर दूं तो अनलिमिटेड Ag यहाँ फिर रहा है, P और Cl यहाँ फिर रहा है और इन दोनों के बैच में अनलिमिटेड गैप है, ये थोड़ा सा नहीं अनलिमिटेड गैप है, तो ये कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अगर ये एक बार अलग हुए और किसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए, उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, पानी इतना ज्यादा है कि ये चलते ही रहेंगे, एक दूसरे से अलग हो गए तो दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं।
मिलेंगे ही नहीं तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी ही नहीं। क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी सबको। जब बैकवर्ड डायरेक्शन ही नहीं हो रही तो जो टूट गया वो हमेशा के लिए टूट गया, तो इसका मतलब वो 100% टूट जाएगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, इसका मतलब वो आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ही नहीं जा रही। तो हम उसको 100% यानी उसकी अल्फा की वैल्यू 100% ले सकते हैं। यस बेटा, ये समझ में आया? यस सर। इसको यूं कह लो, इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आगे भी इसी के बारे में लिख रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसने क्या रखा ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यूनिटी होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है? तो इसको एक और अलग तरीके से समझते हैं। देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, कि मान लो यहाँ पर AgCl था, ठीक है, सॉलिड AgCl है, इस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, कहीं पर भी नीचे पड़ा है, यहाँ पड़ा है, चलो AgCl, ठीक है? तो ये AgCl टूट गया, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, Cl इधर चलना शुरू हो गया, Ag इधर चलना शुरू हो गया, और पानी अनलिमिटेड है तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। Cl यहाँ पहुंच गया, Ag यहाँ पहुंच गया, अब ये कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इनके लिए तो ये 100% डिसोशिएट हो गया। अब कोई दूसरा मॉलिक्यूल है AgCl का, वो भी अब गलती से कभी ना कभी टूटेगा, वो टूट गया, वो भी दूर हो गया, तीसरा भी अलग अलग हो गए, सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग हो चुके हैं, कोई भी कहीं पर भी जा चुका है। समझ में आया ये? और वो दोबारा एक दूसरे से मिलने वाले भी नहीं है, तो मतलब 100% डाइल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, 100% डाइल्यूशन हो गया सॉल्यूशन, जो है वो क्या हो गया कि 100% डिसोशिएट भी हो गया। तो AgCl जो है वो 100% डिसोशिएट हो चुका है। अगर उसका एक मॉलिक्यूल का था तो एक का एक ही पूरा का पूरा टूट चुका है। क्लियर है भाई ये सबको? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब वो क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा वो। डाइल्यूशन इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, तो जैसे जैसे पानी पानी और बढ़ाते जाओगे, टैंकी में पानी बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो एक समुंदर पूरा पानी का और उसमें आपने 1 ग्राम AgCl डाल दिया, तो जो Ag पॉजिटिव टूट गया और वो दूर हट गया तो वो दोबारा Cl नेगेटिव से मिल ही नहीं पाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो ही नहीं पाएगी रिएक्शन, भले ही वो वीक है, वो टूटता नहीं है आसानी से, पर अगर टूट गया गलती से तो बैकवर्ड में तो जाएगा नहीं, तो सारा कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा और बैकवर्ड में कभी आएगा ही नहीं। और वही AgCl आपने 1 गिलास पानी में डाल दिया, 1 ग्राम, तो वो सारा नीचे बैठा रहेगा, जो टूटेगा वो कभी ना कभी जरूर आमने सामने आएगा और मिल जाएगा और फिर से नीचे बैठ जाएगा। तो यानी कि इसलिए उसका डिसोसिएशन बहुत कम रहेगा। बट अगर बहुत ज्यादा पानी हो, एक समुंदर भरा हो, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन, पानी ज्यादा डालते जाओगे आप, डाइल्यूट करते जाओगे, पतला करते जाओगे, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीज, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, यानी कि मोलिक्यूल जो है वो ज्यादा टूटेंगे, अब ज्यादा दो टुकड़ों में टूटेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। ऑन डाइल्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन, अब देखो जब पतला हो गया तो यही मैं बता रहा था कि समुद्र भरा पड़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन यानी आमने सामने आने का, बिटवीन डिसोसिएशन आयन डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज होता है, एक दूसरे के आमने सामने तो आएगा नहीं, Ag और Cl वो दूर हो गए एक दूसरे, तो प्रोबेबिलिटी घट गई 10। तो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि अब AgCl आपस में मिलेंगे भी नहीं, तो उसका रेट भी घट गया, दैट इज इट। यस बेटा, समझ में आया है सबको? सर यस इससे सर। पहले वाली स्लाइड शो कर दीजिए। क्या बेटा? इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, ये लो बेटा, ये रही, क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। ओके, तो इस ये वजह होती है, ये वजह जो है वो पहले वाली स्लाइड का ये लास्ट पॉइंट जो था ना, C पॉइंट, इसी को यहाँ डिफाइन कर रखा है इन्होंने, ठीक है? ये ऐसे ही लगा रखे हैं, ये पॉइंट्स ही हैं असलियत में, आप इसको पॉइंट एज ए पॉइंट ले सकते हो, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ आप इसे एज ए पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट ही है, ठीक है? चलो मैं इनको हटा ही देता हूँ, क्या करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग सोलवेंट, तो कुछ सोलवेंट, पानी जो होता है भाई, वाटर, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, पानी पोलर होता है, पता है सबको? यस सर। 5वें लेसन में हमने किया था पोलर क्या होते हैं, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो केमिस्ट्री का एक रूल है, बहुत बढ़िया रूल है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो उसी चीज में घुलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये वही रूल है केमिस्ट्री का। तो पोलर चीजें पोलर में डिजोल्व होंगी, नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होंगी, दैट्स इट,
ठीक है, तो ये रूल वही कहता है। अब देखें, सोलवेंट प्रोडक्शन ऑफ द आयन शुड बी पोलर बिकॉज मोस्टली पोलर आयनिक सब्सटेंस गेट आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड। पोलर में पोलर घुलता है, यही बात इसने सेकंड पॉइंट में बता रखी है। ठीक है, लाइक डिसोल लाइक, ये बहुत बढ़िया रूल है। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट इज जनरली टेकन एज वाटर, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, यहाँ लिख भी रखा है थर्ड पॉइंट में, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। देखो आपने सुना होगा ना, आपने देखा होगा, सुना क्या, कि आपकी क्लास में जो शरारती बच्चे होते हैं ना, वो सारे एक बेंच पे इकट्ठे बैठते हैं। कोई नया बच्चा आया और अगर वो शरारती हो, वो थोड़े दिन में ना अपने जैसों को ढूंढ लेता है और वो उसी बेंच पर वहां पहुंच जाएगा, इकट्ठे बैठा करेंगे वो सारे। ठीक है, ये चीज तो देख रखी है ना, सभी ने देखी होगी। लाइक डिजोल्स लाइक, जो जैसा होता है वो उसी के साथ बैठेगा। जनरल रूल है ये लाइफ का, याद रख लेना। कहीं पे भी आप एक्सपेरिमेंट को चेक करके देख सकते हैं। लाइक डिजोल्स लाइक, जो जैसा है वो उसी के साथ रहेगा। आयोनाइजिंग यस सर। सॉल्वेंट, है ना, बिल्कुल सिंपल। नैना को अभी समझ में आया। नैना हैज लेफ्ट द मीटिंग। यस सर कहते ही मीटिंग कट गई उसकी, वापस आ गई नैना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई एक नहीं है, इसमें काफी सारे हैं, बताइए कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। यस बेटा, आंसर दीजिए क्वेश्चन का। आप अपनी तरफ से कुछ भी बताइए, बाकी फिर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, डरने की घबराने की बात नहीं है, आंसर मैं दूंगा आपको अगर नहीं आएगा तो। डी, ए डी, ए डी सही है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्या? H2SO4 सिंपल। सी भी होगा भाई, ठीक है, लेट मी टेल यू वो कैसे होगा। चलिए देखो, फ्यूज्ड NaCl का मतलब क्या, मोल्टन NaCl। NaCl को हमने एक कढ़ाई के अंदर रखा और उसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट हो गया NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसके अंदर अलग हो गए। जब सारे आयन अलग हो गए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया, 100% डिसोसिएशन। डाइल्यूट H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोशिएट हो जाएगा, है ना। और एक्वस NaOH, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये सही आंसर है, बी इज द रॉन्ग आंसर। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस, ए सी डी Yes, sir. आर द करेक्ट आंसर, ए सी डी करेक्ट आंसर है, दैट्स इट। तो फ्यूज्ड NaCl मोल्टन NaCl होता है, इसके आयन में डिसोशिएट हो जाता है, यही जिसने लिख रखा है। नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ है। फिर देखो, द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, ठीक है। ये तीनों एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं, फिर इसको फर्दर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना एक वो बना रहा हूँ टेबल जैसा, ठीक है, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो देखो आर्नियस ने क्या कहा था, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, ये आप पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में, H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है। यस, पढ़ चुके हैं। यस सर। और OH नेगेटिव आयन जो डोनेट करे, OH नेगेटिव आयन जो डोनेट करे वो बेस होता है। नेगेटिव आयन डोनेट करना, देखो मैंने जो पीछे लिखा ना डोनेट, ये याद रख लेना, ये बेस होता है। ये भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, तो आपने आर्नियस कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है। बट ब्रोनस्टेड लोरी जो था, ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इनके नाम भी याद होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जो मैं आज बता रहा हूँ, वरना नेक्स्ट क्लास का कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ।
ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या, ब्रोनस्टेड लोरी ने कहा, कहता आर्नियस भाई तेरी ये बात बिल्कुल सही है कि एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला एसिड होता है, मैं मानता हूं, पर कहता कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनके पास OH नहीं होता, ये है ही नहीं। तो फिर उसने बोला कि मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, तो कहता है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे वो बेस होता है, जो डोनेट करे वो एसिड, जो एक्सेप्ट करे वो बेस। यस बेटा, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? यस क्लियर? सर। क्लियर है ना? बस ये पॉइंट एक एक ही लाइन में आंसर दे रहा हूँ, फिर इसको डिटेल में भी करेंगे, बट ये एक लाइन याद होनी चाहिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट देखो, लेविस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, कहता भाई अगर किसी के पास H पॉजिटिव भी ना हो तो तब वो एसिड बेस कैसे होगा? तो उसने सिंपल कर दिया, कहता अगर H पॉजिटिव भी नहीं है तो कहता जो लोन पेयर को डोनेट नहीं एक्सेप्ट करे वो एसिड, और लोन पेयर को डोनेट करे, यहां डोनेट वर्ड आएगा, डोनेट करे वो बेस। अब लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, इलेक्ट्रॉन के पेयर को, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर कह लो या इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो, यहाँ स्लैश लगा देता हूँ, है ना, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, स्लैश को छोड़ो डायरेक्ट याद कर लो, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को। अब वो कौन से एसिड बेस हैं भाई, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है BH3। ठीक है, रट्टा मार लेना इसका BH3 का, इसका वैसे मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये कैसे होता है, और ये है NH3। NH3 है बेस, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ जज्बात पलट रहे हैं भी, H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला क्या होता है, एसिड होता है, दूसरे में भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, दोनों में डोनेट है, बट लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला होता है एसिड। ये याद रख लेना, दिमाग में घुसा लेना इस बात को, यहाँ पर उल्टे हो रहे हैं, जज्बात पलट रहे हैं सबके। ठीक है, और ये डोनेट करने वाला है यहाँ लोन पेयर, और ये एक्सेप्ट करने वाला था लोन पेयर को। ठीक है, अब देखो BH3 कैसा होता है भाई, तो मैं BH3 के लिए बोरोन को, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2, 2s में 1 दिखा रहा हूँ, 2px में 1, 2py के अंदर 1, ठीक है, और 2pz के अंदर 0। इसकी वैलेंसी होती है 3, तो ये 3 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल है, देखो s का एक और p के 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है, हाइब्रिडाइजेशन। वो होती है sp2, एक s और 2 p के ऑर्बिटल। यस, ये बात सबको पता है, यस और नॉट? हाइब्रिडाइजेशन ऐसी कुछ बनती है। यस सर। अब देखो इसमें आप अगर देखोगे बोरोन, और नॉट ओनली बोरोन, पूरी बोरोन की फैमिली ऐसी है, उनकी वैलेंसी 3 ही है, तो उनका लास्ट वाला सेकंड शेल, इसका बोरोन का सेकंड है, बोरोन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, उसकी थर्ड शेल मिलेगी, एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम, उसकी फोर्थ शेल मिलेगी 4p, है ना, फिर इंडियम आएगा उसका 5p मिलेगा, फिर थैलियम आएगा उसका 6p मिलेगा। तो सबका p ऑर्बिटल में एक एक ऑर्बिटल खाली है, सबका खाली है 3 बॉन्ड बनाने के बाद। ये बात क्लियर है सबको? पूरी बोरोन फैमिली, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिनमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स, या कह लो ग्रुप ही बोलेंगे वैसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स। समझ में आ गया भाई, बोरोन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। यस गाइस, ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो बोरोन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, हालांकि चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर कभी इसको डिटेल में भी दोबारा से बता दूंगा, बट आपको ये याद रखना है पूरी बोरोन फैमिली में ऐसा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, दैट इज व्हाई ये इनके पास ये वाला ऑर्बिटल है खाली। तो अगर नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे, यहाँ चला गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो क्या होगा, नाइट्रोजन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर ले, और नाइट्रोजन के पास बाकी के NH3 तो था ही, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, है ना, और बोरोन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, आएगा कि नहीं आएगा?
यस Yes, गाइस। sir. तो इस तरह से Yes, sir. अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। तो ये कैसे बनाएंगे, हम इसको ऐसे बनाएंगे, BH3 बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, NH3 उसको उसी के नीचे बना देता हूँ जहां से हम उसको देख रहे हैं ना, और इसके पास में एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को अलग कलर से दिखा देते हैं ना, नेगेटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास चला गया। और अब क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो एरो लगेगा नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ, और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस गाइस। Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये, ठीक है, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ध्यान दे लेना, इसी को बोलते हैं, क्योंकि क्या था, ऊपर था भाई लेविस बेस और लेविस एसिड, तो इसको बोलते हैं एसिड बेस अडक्ट, एसिड बेस अडक्ट, ठीक है, इसी का नाम है, इस पूरे सिस्टम का नाम है एसिड बेस अडक्ट, एसिड बेस अडक्ट। अडक का मतलब उन दोनों का जोड़ हो गया, एसिड बेस का जोड़ हो गया। यस गाइस, क्लियर हो गया ये सिस्टम, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। अब हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं, हम जस्ट एंडिंग द रिकॉर्डिंग, और अगर आपको कोई डाउट है तो अब अपने डाउट्स पूछिए।